Hello, I'm Subhranshu Segargiri and I'm an UG at NIT Agartala and I'm an intern at Intellify. Today we are going to discuss NCERT exercise problems of the chapter Gravitation in class 9. We will discuss it in 4 sets. There will be about 22 questions and this is the set 1. In this set there are basically theoretical questions. So let's move on to the next slide. How does the force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half? हमको ये बोल रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन चेंज कैसे होगा जब डिस्टेंस उनके बीच में हाफ हो जाएगा। हमको पता है F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर सब कुछ कांस्टेंट रहे, जी तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब ऑब्जेक्ट्स तो चेंज नहीं हो रहा है तो m1 और m2 भी कांस्टेंट है, तो वेरी कौन कर रहा है? सिर्फ r। ठीक है, तो अगर r के रेस्पेक्ट में वेरी करता है, कैसे f कैसे रेस्पेक्ट में वेरी करता है r के? 1/r²। ठीक है, तो r की जगह जब रिड्यूस हो गया r/2 हो जाएगा, मतलब रिड्यूस टू हाफ, तब क्या हो जाएगा? 4/r² हो जाएगा। ठीक है, अब 4/r² मतलब जितना था उसका 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स लार्जर देन द प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर masses, व्हाई देन अ हेवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि फोर्स अगर सब में मास के रेस्पेक्ट में प्रोपोर्शन में वेरी करता है, हमको पता है F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, तो उसमें क्या मास का प्रोडक्ट से वेरी कर रहा था, तो वाई डजेंट इट फॉल फास्टर? क्यों फास्टर क्यों फॉल नहीं कर रहा? क्यों फॉल नहीं कर रहा? क्योंकि ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल ऑन ग्राउंड विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, ग्राउंड मतलब जी होता है स्मॉल जी, कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जी होता है स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो हमेशा कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अच्छा, इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल लेते हैं। ठीक है, अब इट इज कांस्टेंट एंड डजंट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो हेवी ऑब्जेक्ट्स डू नॉट फॉल फास्टर देन द लाइट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, what is the magnitude of gravitational force between earth and 1 kg object on its surface? ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? अर्थ का मास दे रखा है, रेडियस दे रखा है, तो हमको ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है कैलकुलेट करना है। देखिए, तो ये हमारा रोटेटिंग अर्थ है, तो अर्थ को घूमने दीजिए, आगे बढ़ते हैं, कैसे होगा सॉल्व देखते हैं। अच्छा, एक्सप्लेनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय मास m क्या होता है? F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू, मतलब कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। ठीक है, वेयर m है दे रखा है 6 इंटू 10⁻24 अर्थ का वेट, और स्मॉल m मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट 1 kg, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, अच्छा, सिंस द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो सरफेस अगर अर्थ है, अर्थ के सरफेस में है, तो डिस्टेंस कितना होगा दोनों के सेंटर के बीच में? रेडियस होगा, तो r इज इक्वल टू कैपिटल R, डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, वो इतना होगा, तो वो अगर वैल्यू हम सब पुट करेंगे तो 9.8 न्यूटन फोर्स आएगा। ठीक है, the earth and the moon are attracted to each other by gravitational force. Does earth attract the moon with the force which is greater or smaller or same as the force? बोल रहा है कि अर्थ और मून दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मून अगर उसको कुछ कुछ से ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करता है, तो अर्थ क्या वो उससे ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है या कम, या तो सेम? क्या होगा आंसर? होगा सेम, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, तब एक अगर दूसरे के ऊपर F1 फोर्स लगा रहा है और दूसरा अगर उसके ऊपर F2 फोर्स लगा रहा है, तो F1 इज इक्वल टू F2 होगा, पर डायरेक्शन अलग होगा, ऑपोजिट होगा। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में इक्वल फोर्स होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक है, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ डू नॉट मूव टुवर्ड्स द मून? क्यों ऐसा क्यों नहीं होता? कभी सोचा है कि अगर मून अगर अर्थ को अट्रैक्ट करता है, तो अर्थ क्यों मून के टुवर्ड्स मूव क्यों नहीं करता मून की तरफ? क्योंकि
द अर्थ एंड मून एक्सपीरियंस इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्सेस फ्रॉम ईच अदर, अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में. हाउएवर द मास ऑफ द अर्थ इज मच लार्जर देन द मास ऑफ द मून. अच्छा, अगर मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड बहुत ही ताकतवर है और आपका कोई फ्रेंड बहुत ही वीक है, तो दोनों अगर एक दूसरे को इक्वल फोर्स में खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मास अगर जिसका ज़्यादा है किसी एक का, तो क्या होगा? जो आपका पतला फ्रेंड होगा वो ज़्यादा बहुत कम एक्सेलरेशन से खींच पाएगा. ठीक है, बहुत कम एक्सेलरेशन से खींच पाएगा बड़ा वाला फ्रेंड को, लेकिन बड़ा वाला फ्रेंड ज़्यादा रेट में, एक्सेलरेशन का रेट ज़्यादा होगा. सिमिलरली यहाँ पे भी यही होता है. तो अर्थ मून के टुवर्ड्स मूव नहीं करेगा. ठीक है. व्हाट हैपेंस टू द फोर्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इफ. अच्छा, फोर्स क्या होगा अगर टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक का मास दूसरे का डबल हो जाए, या फिर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड. ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस डबल किया या ट्रिपल किया तो क्या होगा? मास दोनों का डबल किया तो क्या होगा? एक का मास डबल किया तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डबल या ट्रिपल किया तो क्या होगा? या दोनों का मास को डबल किया तो क्या होगा? सिंपल, एक ही फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है सब कुछ. एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर. ठीक है. ठीक है, मास अगर एक का डबल हो गया तो क्या होगा? यहाँ पे m की जगह 2m कर देना, तो 2m स्क्वायर हो जाएगा. तो टोटल क्या होगा? डबल हो जाएगा. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स डबल हो गया. वैसे ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, तो r अगर वेरी करेगा, डबल हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ऐसा ही देखा था. ठीक है. अभी लास्ट जो क्वेश्चन है, फोर्स अगर दोनों का मास का प्रोडक्ट अगर मतलब दोनों मास अगर हम डबल कर देंगे तो क्या होगा? एक डबल हुआ, दूसरा डबल हुआ, तो टोटल क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, तो 2 इंटू 2 4 टाइम्स. ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू का 4 टाइम्स हो जाएगा. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.